नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इस जगह एक खौफनाक आतंकी हमला होता है जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, 17 घायल हो गई और मरने वालों में सभी लोग मेल्स थे। इस हाईली एल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठकर ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। जबकि इस आतंकी हमले में लोगों को धर्म के आधार पर टारगेट किया गया था। तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में थे, तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है, ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही। एक महिला अपने पति की डेड बॉडी के पास रो रही थी और आतंकी उसे गुहार लगा रही थी कि उसे भी मार दिया जाए, लेकिन हमलावर हंस पड़े और बोले जाओ भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बता देना, इकोनॉमी डाउनफॉल चल रहा है। उनकी हर चाल फेल होती नजर आ रही है। 1971 के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। और आतंकवादियों को सीधा संदेश दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारेगा। पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान की लीडरशिप गहरी डेप्थ और मेंटेलिटी के अनुसार काम करती है और अपने इंटरनल कंट्रोल बनाए रखने के लिए भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना जरूरी समझती है। 28 people are reported to have been killed after gunmen opened fire on tourists in Indian-administered Kashmir. देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही है, सेना हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान परेशान है। और अब शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान आतंकवाद की एक पूरी फैक्ट्री है। आइए दोस्तों समझते हैं आज की इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी को गहराई से। 22 अप्रैल साल 2025 कश्मीर के एक शांत पर्यटन स्थल पर अचानक आतंक का सामना होता है और आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो जाती है। आतंकवादियों ने यात्रियों से पूछा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। जवाब उनकी अपेक्षा के खिलाफ हुआ तो उनको गोली मार दी गई और 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। एक महिला अपने पति के शव के पास रो रही थी और आतंकियों से गुहार लगा रही थी कि उसे भी मार दिया जाए, लेकिन हमलावर हंस पड़े और बोले जाओ भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बता देना। आज पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। कि आतंकवादियों और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मिलिट्री की कैसे मिलीभगत है, ये इमेजेस देखिए आप। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान की सेना को साल 1971 की शर्मनाक हार और 90,000 सैनिकों का सरेंडर कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ उनके हथियार ही नहीं बल्कि उनके पतलून भी आज भारत के पास टंगी हुई है। एक सैयद आदिल हुसैन जो पहलगांव के लोकल ही थे, ये यहाँ पर खच्चर चलाने का काम करते थे। इसके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी जो 24 लोग मारे गए वो सब के सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उद्वानी जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए थे और अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड करते हैं और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे एक विक्टिम नेपाल के थे, संदीप न्यू पड़े। इसके अलावा IFIB और नेवी के ऑफिसर थे जो अरुणाचल प्रदेश से आए थे। इंडियन एयरफोर्स कारपोरल तांगे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन जो LTC लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए आए थे। एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी विधवा होकर घर लौटी।
और ये अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। तभी एक आदमी आया और उसने कहा शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही तुरंत गोली मार दी गई। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। उसने बोला कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, उसने उसको भी गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे के एचआर प्रोफेसर असवारी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए एक पास के टेंट में चला गया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए और उनके फादर को इस्लामिक वर्ड्स रिसाइट करने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं कर पाए तो उनको सीधी गोली मार दी गई। उस समय हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं था, ना ही पुलिस थी और ना ही इंडियन आर्मी थी। जो लोग उन्हें वहाँ खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी और उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव ने उनकी रिटर्न जर्नी में मदद की। बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इसके बाद करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंचती है और उनका रेस्क्यू शुरू करती है। पाकिस्तान के बेस टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तोयबा के शैडो ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म होता है द रेजिस्टेंट फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीर में पत्रकारों को धमकियां दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे यूएपीए के तहत एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए के 4थे शेड्यूल के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 6 आतंकी थे जिन्होंने अटैक किया था। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि आतंकवादियों में से 2 कश्मीर के युवा भी थे जो साल 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतनाग का आदिलगुड़ी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ इनफिल्ट्रेशन की और इनके मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा के एक रिपोर्ट्स के अनुसार इनके पास पहले से इनपुट थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ आतंकवादियों ने होटलों में कुछ रेकी वगैरह की है, इसलिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद भी अटैक हो गया। देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही है, सेना हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान परेशान है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि 2025 में क्या होने वाला है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। दोस्तों, ये बात है साल 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ था। तब ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि भारत में हिंदू ज्यादा थे और पाकिस्तान जिसे मुसलमानों के लिए बनाया गया था। ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने जितना आसान नहीं था, ये बहुत दर्दनाक और खून से सना हुआ था। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए। भारत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हिंदू और सिख भारत आ गए। परिवारों के परिवार उजड़ गए, लोगों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी जाती हैं और देखते ही देखते हालात वो हो गए कि जो पड़ोसी सदियों से एक साथ रहते थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खूनी प्रवास घटनाओं में से एक थी, जिसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा जिंदा लोगों को काट दिया गया था और इस पाकिस्तान की कट्टर सोच का जन्म यहीं से होता है। बाकी इस दौरान क्या क्या हुआ था इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ, वक्त के साथ ये नफरत में बदल गया। दरारें और गहरी हो गई और सबसे बड़ी दरार कश्मीर में। तभी इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। हिम से ढकी पहाड़ियां, शांत झीलें और हरी भरी घाटियां, एक ऐसा नजारा जो देखने वाला ठहर जाए। लेकिन राजनीति के लिहाज से ये हमेशा सुर्खियों के बीच रहा। जब ब्रिटिशर ने भारत को छोड़ा था तो उन्होंने लगभग 560 रियासतों को एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए आजाद छोड़ दिया था, चाहे वो भारत में शामिल हो जाए या फिर वो अलग रह सकते हैं। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे और यही फैसला बाद में सबसे बड़े विवाद की जड़ बनता है। कश्मीर में ज्यादातर लोग मुसलमान थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ना तो भारत के साथ रहना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। वो आजाद रहना चाहते थे। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, अक्टूबर 1947 में सब कुछ बदल गया था और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और इनका मकसद एकदम क्लियर था कि वो किसी भी हालात में कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं। और ये सब देखकर महाराजा हरि सिंह घबरा गए और ये भारत से हेल्प मांगते हैं। इस टाइम पर भारत भी तैयार बैठा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह जबरन कब्जा नहीं करना चाहता था। लेकिन एक शर्त रखी जाती है और कश्मीर को ऑफिशियली तौर पर भारत का हिस्सा बनना होगा और महाराजा हरि सिंह इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसके बाद कश्मीर का कानूनी तौर पर भारत में विलय हो गया था। इसके बाद भारतीय सेना एक्शन में आई और पाकिस्तान को पीछे हटाने के लिए सेना कश्मीर पहुंचती है और यहीं से पहला युद्ध शुरू होता है। लेकिन अब तक कश्मीर बढ़ चुका था और भारत 2/3 हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लेता है और पाकिस्तान ने बाकी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जानते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र एक सुझाव देता है कि कश्मीर के लोगों से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। मतलब कि एक वोटिंग होनी चाहिए जिसमें जनता तय कर लेगी
कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। तब से कश्मीर का विवाद जस का तस बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर हमेशा टकराव का कारण बना रहता है। अब तक दोनों देश 4 युद्ध लड़ चुके हैं और हर युद्ध के अंदर पाकिस्तान की ढंग से पिटाई हुई है। साल 1947-48 में पहला युद्ध जो बंटवारे के तुरंत बाद कश्मीर को लेकर हुआ था। फिर उसके बाद पाकिस्तान साल 1965 में एक और विनाशकारी युद्ध करता है जिसमें उसके ढंग से पिटाई हुई थी और ये भी कश्मीर के लिए किया गया था। फिर साल 1971 में सबसे भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन इस बार टॉपिक कश्मीर नहीं था बल्कि पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान था और भारत बांग्लादेश की आजादी के लिए उनको फुल सपोर्ट करता है। और इसी के साथ एक और नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। और फिर उसके बाद साल 1999 में कारगिल युद्ध, जिसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादी क्या करते हैं, ये स्थानीय लोगों का भेष बनाकर भारतीय सीमा में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद भारत को एक बड़ा मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है। तब जाकर पाकिस्तानियों को सीमा के बाहर निकालकर फेंका गया था। जब यहाँ से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी कोई भी युद्ध जीत नहीं पाई तो अब ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अब ये लश्कर और जैश जैसे आतंकवादियों को पालने लग जाते हैं और ये बात पाकिस्तान के मिनिस्टर भी ओपनली कई बार बोल चुके हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी देश अपनी सेना को मेडल इसलिए देता है कि वो कोई जंग जीत कर आए हैं। रिकॉर्ड है, वहाँ की सेना आज तक एक भी युद्ध नहीं जीत पाई। अब होता गया है, हर युद्ध के बाद भारत और ताकतवर होता गया, लेकिन नफरत और विश्वास का खेल कभी खत्म नहीं हुआ। जब सीधे तौर पर इंडियन आर्मी से पाकिस्तान युद्ध जीत नहीं पाया तो पाकिस्तान यहाँ से एक नई रणनीति बनाता है। साल 2000 की शुरुआत में एक नया गेम शुरू होता है, छाया युद्ध। और अब ये लड़ाई टैंकों से नहीं बल्कि आतंकवादियों के साथ होती है। सीमाओं को पार करने वाली फौज नहीं बल्कि आतंकवादी बैकपैक, बंदूकें और आत्मघाती जैकेट पहनकर चुपचाप दाखिल होने लग जाते हैं और ये आम लोगों को टारगेट करने लग जाते हैं कश्मीर में। अब इस टाइम पर भारत को अस्तर करने के लिए नया तरीका था ये पाकिस्तान का। अब इसके बाद 26/11 मुंबई अटैक, देखते जाओ पाकिस्तान के काले कारनामे। क्यों जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर। 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान से 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचते हैं। इनके पास AK-47, ग्रेनेड और विस्फोट भारी मात्रा में था और फिर ये अलग अलग बढ़ जाते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में कहर बरपाने के लिए निकल पड़ते हैं। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, कैफे लियोपोल्ड जो एक यहूदी सामुदायिक केंद्र है और शिवाजी टर्मिनल। अगले 60 घंटों तक मुंबई एक युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं जिसमें अमेरिका, इजरायली और ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे और लगभग 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें इकलौता जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल कसाब था। उसके पूछताछ में पूरे हमले की साजिश और ट्रेनिंग का पूरा खुलासा हो जाता है। पता चला कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के अंदर बैठा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा है। फिर आया उसके बाद पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को। एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटक से भरी कार को CRPF के काफिले को टक्कर मार दिया जिसमें हमारे 40 सोल्जर शहीद हो गए थे और ये भारतीय सुरक्षा बलों पर दशकों में सबसे बड़ा अटैक था। और इस हमले की जिम्मेवारी लेता है आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। भारत ने इसके बाद तुरंत एक्शन लिया और 26 फरवरी 2019 की सुबह हिंदुस्तान ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने सीमा पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर बमबारी करके उसको नष्ट कर देते हैं। भारत ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 1971 के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी और ये आतंकवादियों को एक सीधा संदेश था कि अब भारत घर में घुसकर मारता है। उम्मीद करता हूँ शायद अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत है ऑपरेशन सिंदूर को आर पार चलाने की। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने तुरंत रिटालियन किया और पाकिस्तान अपने फाइटर जेट भेजता है भारत के अंदर अटैक करने के लिए। लेकिन इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। लेकिन इस दौरान इनका विमान क्रैश हो गया और ये पाकिस्तान के इलाके में पहुंच जाते हैं और उनको पाकिस्तानी आर्मी अरेस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद उनको 48 घंटे बाद छोड़ा जाता है। तब दुनिया देख रही थी 2 परमाणु पावर वाले देश और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत के सामने झुकना पड़ा और 1 मार्च को अभिनंदन को वापस भेजना पड़ा। हालांकि स्थिति कुछ समय के लिए शांत हुई थी लेकिन आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद कंटिन्यू चलता रहा जिसमें स्लीपर सेल OGW का झंडा फोड़ और भारतीय सुरक्षा बलों को दिन रात हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है। लेकिन फिर 22 अप्रैल साल 2025 को एक खौफनाक घटना ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकी हमला ये वही जगह है जहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं, चीड़ के जंगलों में घुड़सवारी करते हुए, शांत झीलों का नजारा लेते हुए। लेकिन इस बार ये खूबसूरत वादियाँ आतंकी गवाह बन गई। उस दिन पहलगाम की शांत वादियाँ अचानक मौत का मैदान बन गई। पर्यटक हमेशा की तरह पहाड़ों का आनंद लेने आए थे और यहाँ पर गाड़ियों से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर घुड़सवारी के जरिए पहुँचा जा सकता है। कुछ लोग गाइड्स की मदद से इलाके में घूम रहे थे। इन्हीं के बीच में एक महिला अपने पति के साथ आई थी। उनके घोड़े का गाइड जो उनसे बातचीत कर रहा था लेकिन उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सिर्फ आम पर्यटक सवाल नहीं पूछ रहा था बल्कि वो जांच पड़ताल कर रहा था।
अब भारत ने पलटवार किया, लेकिन ये कोई मिसाइल अटैक नहीं था, बल्कि अब शुरू होती है वाटर वार। साल 1960 में भारत पाकिस्तान ने इंडिस जल संधि एग्रीमेंट साइन किए थे। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी मिलेगा और भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पानी मिलेगा। उस दौरान मकसद था पानी को लेकर विवाद को रोकना, क्योंकि दोनों देश इसी पर निर्भर थे। लेकिन पहलगाम अटैक होने के बाद भारत ने जल संधि एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। भारत ने एक बहुत बड़ा लेकिन शांत कदम उठाया, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो आगे चलकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दर्द देगा। आप आतंक भेजते रहो, हम नदियों का पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसका 70% पानी इन्हीं नदियों से आता है। भारत सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा, लेकिन अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो भारत ने कोई कानून नहीं तोड़ा, बस अपना रवैया बदला है। इस बीच बॉर्डर पर हालात और खराब होते चले गई। लगभग हर दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होने लग जाती है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ, स्पाइनर मूवमेंट और सर्विलांस ड्रोन को गिराने की रिपोर्ट सामने आने लग जाती है। पाकिस्तान पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस, गिरती करेंसी और हाई इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है, और इन सब का जिम्मेवार सिर्फ पाकिस्तान ही है। अब उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, युद्ध की इंटेंसिटी के लिए। लेकिन इन सब के लिए जिम्मेवार है पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर। उसकी ये स्टेटमेंट देखिए आप। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. क्योंकि पहलगाम अटैक उसी ने करवाया है। उसकी ये स्पीच सुनो आप। पाकिस्तान के हालात इतने गंदे हैं, सिविलियंस बेसिक और ग्रोसरी खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। अब पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि आप खुद देख सकते हो। खाने पीने की चीजें रेटें डबल हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। फ्यूल की शॉर्टेज बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर पब्लिक का ट्रस्ट कमजोर पड़ने लग गया है। लेकिन क्या इससे मिलिट्री लीडरशिप रुकी? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की लीडरशिप स्ट्रेटेजिक डेप्थ की मेंटेलिटी के अनुसार काम करता है और इंटरनल कंट्रोल बनाए रखने के लिए भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा जिंदा रखना चाहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है आतंकवाद को लेकर। इकोनॉमी डाउनफॉल चल रहा है, उनकी हर चाल फेल होती ही नजर आ रही है। भारत ने अभी तक मिलिट्री अटैक किया भी नहीं, लेकिन भारत पूरा गेम सेट कर चुका है। टेंशन अपनी पीक पर है, सोल्जर अलर्ट पर है, बॉर्डर पर स्ट्रेस है, डिप्लोमेट फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि क्या किसी बड़े इवेंट की शुरुआत होने वाली है। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में एक फ्रंट लाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट थे। ये बता रहे थे कि कोई किसास हमला हो सकता है, यानी कि बदला लेने की स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाया गया। उससे रिलेटेड 2 इंटेलिजेंस इनपुट पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया था कि कुछ आतंकियों ने मुदासिर खान को रिपोर्ट किया है कि आने वाले दिनों में फिदायीन हमला करने के लिए, और ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के कांटेक्ट में था और ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बॉम्बर आदिल अहमद डार। 25 जनवरी के दिन जो इंटेलिजेंस इनपुट था, दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद आतंकवादी हमले रुके क्यों नहीं? सिर्फ हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 में संजुवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपुरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ रजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक के बाद एक आतंकी हमले होते जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि हमारी सेना ने कहां पर सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म किया। सबसे पहले सवाई नाला कैंप, जो मुजफ्फराबाद के पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 30 किलोमीटर दूर है, और ये लश्कर तोयबा का मेन ट्रेनिंग सेंटर था। 20 जनवरी 2024 को सोनमर्ग अटैक और 24 जनवरी 2024 को गुलमर्ग अटैक और 22 जनवरी 2025 को पहलगाम अटैक। इन हमलों को जो अंजाम दिए गए थे, इन सभी आतंकवादियों को ट्रेंड यहीं पर किया गया था। सैयद बिलाल कैंप, जो मुजफ्फराबाद में एक जैश ए मोहम्मद का जो स्टेजिंग एरिया कैंप है, और ये हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल का मेन ट्रेनिंग सेंटर था। अगर इनको अटैक करने के दौरान जंगल में रहना पड़ा तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे? इन सब के लिए इनको ट्रेंड यहीं पर किया जाता था। गोलपुर टेरर कैंप कोटली, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है और ये लश्कर तोयबा का बेस कैंप है जो रजौरी पूंछ में एक्टिव था।
20 अप्रैल साल 2023 में जो पूंछ में जो अटैक हुआ था और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर जो अटैक हुआ था, इन सब आतंकियों को यहीं पर ट्रेंड किया गया था। और बरनाला टेरर कैंप भीमबर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी और जंगल सर्वाइव के लिए ट्रेंड करते थे। अब्बास टेरर कैंप कोटले के पास है और ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर लश्कर-ए-तोयबा सुसाइड बॉम्बर को यहाँ तैयार करता था और इस बेस कैंप की कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेंड करने की थी। और जो मेन टेरर कैंप पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, आइए अब इनको समझते हैं। सज्जल कैंप सियालकोट ये लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 6 किलोमीटर दूरी पर है। सांबा कठुआ में 27 मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह ट्रेंड किया गया था। दूसरा मेहमूना जाया कैंप सियालकोट ये 12 से 18 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है और ये हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप है और ये कठुआ जम्मू एरिया में आतंक फैलाने का मेन हेडक्वार्टर था। पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक हुआ था, वो सब आतंकी प्लान इसी कैंप से तैयार हुए थे और यहीं से ट्रेनिंग लिए थी और इनको यहीं से गाइड किया गया था। मरकज तबा मुरीद कैंप ये लाइन ऑफ कंट्रोल से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। जो 26 नवंबर साल 2008 मुंबई अटैक हुआ था, उसमें 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और लगभग 600 लोग घायल हो गए थे। उसमें जो आतंकी आए थे, उन सबको ट्रेंड यहीं पर किया गया था। अजमल कसाब और डेविड हेडली को भी इसी कैंप में ट्रेंड किया गया था। मरकज सुबह टेरर कैंप भावलपुर ये लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर है। जैसे मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर। पठानकोट एयरबेस अटैक 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट भारतीय वायुसेना की एयरबेस पर हमला किया गया था। फिर उसके बाद पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बर अटैक होता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने पुलवामा अटैक पर पूरी डिटेल एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा जैसे मोहम्मद कितना खतरनाक है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा अटैक 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर सुसाइड बॉम्बर अटैक किया गया था। IC-814 प्लेन हाईजैक 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर अफगानिस्तान ले जाया गया, जिसके बाद भारत को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। इन सभी को ट्रेनिंग यहीं पर दी गई थी। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और माइंड वॉश का मेन सेंटर था और जो बाकी आतंकी थे वो भी अक्सर यहाँ आते थे। आइए दोस्तों समझते हैं भारत की मिलिट्री पावर, जिसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत ने साल 2019 में मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल लॉन्च की। ये मिसाइल स्पेस में दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह से डिसेबल किया जा सकता है। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, अमेरिका, रसिया और चीन के बाद, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इसका सामना कर सके। अर्जुन टैंक भारत का सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार। साल 2019 में आया इसका न्यू मॉडल MK-1A, जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है। इसमें 120 mm की तोप जो लेजर गाइडेड मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। दुश्मन पर कहर बरसाने के साथ साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस पर किसी भी प्रकार के अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही इसकी स्पीड इतनी तेज है कि कुछ ही पल में दुश्मन को खत्म कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इसका सामना कर सके। राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की ताकत, जिसे देखकर दुश्मन कांप उठता है। इसकी मिसाइल 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सटीक वार कर सकती हैं, यानी कि दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। और जानते हो इसकी सबसे खतरनाक चीज क्या है? इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देकर सीधा अटैक कर सकता है। युद्ध के दौरान इसकी सबसे बड़ी ताकत, ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरफ से अटैक करने में माहिर है और इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में आज की डेट में इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये 90 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है, यानी कि दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, ये मल्टीपल रॉकेट एक साथ छोड़ सकता है। पिनाका MK-2 और भी ज्यादा ताकतवर है। ये सीधा टारगेट सेट करके दुश्मन को खत्म करने में माहिर है। K9 वज्र तोप युद्ध के मैदान की असली ताकत, ये 45 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती है और ये 15 सेकंड में 3 गोले दागने की ताकत रखता है, जिससे दुश्मन को पलटवार करने का भी मौका नहीं देता। ये रेगिस्तान, पहाड़, किसी भी मुश्किल इलाके में पूरी ताकत से वार करने में सक्षम है। निर्भय क्रूज मिसाइल ये भारत की सबसे ताकतवर और लंबी दूरी तक अटैक करने वाली मिसाइल है। ये लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन के निशानों को सटीक निशाना बनाकर उनको नष्ट कर सकती है। और इसके सबसे बड़ी चीज, ये दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इसमें टेरेन कंटूर मैपिंग टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। अगर दुश्मन को जड़ से खत्म करना है तो ये
उसकी सभी सुरक्षित जगहों पर सीधा अटैक कर सकती है। प्रलय मिसाइल, भारत की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल। ये 500 किलोमीटर दूर तक अपना टारगेट सेट करके उस पर अटैक कर सकती है। इसमें 1000 किलो तक का पेलोड ले जाने की ताकत है और सोचो ये जिस जगह अटैक करेगी वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खतरनाक चीज, ये लाइट की जैसी तेज स्पीड, जिस कारण इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाइपरसोनिक मिसाइल, युद्ध की सबसे तेज और सबसे खतरनाक ताकत। इसकी स्पीड 7 मैक यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा इतनी तेजी से अटैक करती है, जिस वजह से इसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को खत्म करने की ताकत, यानी कि ये अपने टारगेट को मिनटों में खत्म कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये रडार को चकमा देने में माहिर है। ये एक ऐसी मिसाइल है कि दुश्मन को पता भी नहीं लगता कि तबाही कब आई और कब चली गई। अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है जो इसको रोक सके। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और हमारी सेना अगर इसे इस्तेमाल करती है तो ये गेम चेंजर साबित होगी, जो युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की सबसे डेंजर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 2.1 से 3 मैक यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और ये इतनी तेज स्पीड से चलती है कि किसी भी दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखती है, यानी टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, इसका वार सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि ये दुश्मन का समूल नाश कर देती है। ये जमीन, समुद्र और हवा कहीं से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी स्पीड और टारगेट सेटिंग इतनी जबरदस्त है कि जब तक दुश्मन को समझने की कोशिश करता है उससे पहले उसकी तबाही पूरी हो चुकी होती है। अग्नि 5 भारत की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ICBM है। इसकी अटैक करने की ताकत लगभग 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि भारत से लॉन्च होकर दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। ये 3 चरणों वाली मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम से भी दागी जा सकती है। और इसकी खास बात ये ठोस ईंधन से भी चलती है, जिससे ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद और फास्ट बनती है। ट्यूब में कैप्सूल के रूप में बंद होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है, जिससे भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा डेंजर हो जाती है। इसकी स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इतनी फास्ट है कि इसे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर दुश्मन इसे ट्रैक करने की कोशिश भी करेगा, तबाही उसके समझने से पहले ही पूरी हो चुकी होगी। MIRV सॉफ्टवेयर से लैस, यानी कि एक ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकती है। और ये मिसाइल नहीं, पाकिस्तान का समूल नाश है। ये युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदलने में गेम चेंजर है। रिपोर्ट देखिए जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि आर्मी में करंट ऑफिसर का नंबर है 42095, जबकि ऑथराइज स्ट्रेंथ है 55,538। देश में करीब 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की कमी है और 92,400 सोल्जर्स की कमी है। कुल मिलाकर आर्मी में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह क्या है? इस शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स को एक दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है पहले से ज्यादा रेट पर। सवाल ये उठता है कि ये शॉर्टेज क्यों? लेकिन आप अगस्त 2022 की द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट को देखिए कि कोविड के 2 सालों में आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसलिए आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स की कमी है। और अब इस रिपोर्ट की हेडलाइन को देखिए, अगले 3 साल में आर्मी स्ट्रेंथ को 2 लाख से ज्यादा कट करने का प्लान है। क्या सेंस बना इस बात का? एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि आर्मी अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ का रैशनलाइजेशन कर रही है। इसे सैलरी और पेंशन का खर्चा कम करने के अटेम्प्ट के रूप में देखा जा रहा है। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटा तक जिंदा थे। अगर वहाँ पर आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ से। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जયારે મોટા મોટા नेता આવે કોઈ VIP માંથી પાછળ કેટલી કાઢ પર હેલિકોપ્ટર कश्मीरी पंडित अपने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए 300 से ज्यादा दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर? होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, उन्हें जल्दी पकड़िए और सजा दीजिए। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा सोल्यूशन है ऐसे आतंकी हमलों को रोकने के लिए? क्या सरकार इंश्योर कर सकती है फिर कभी ऐसे आतंकी हमले नहीं होंगे? दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्त और परिवार के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।